दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम के अब केवल 20 दिन ही बचे हैं। अब इन बचे हुए 20 दिनों में आप साइंस सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन का रिवीजन करें ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। इसलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके अंदर हम प्रत्येक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को सही प्रकार से कर लिया तो ये मानो आपकी अच्छी परसेंटेज को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में तैयार करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस और साल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। दोस्तों ये चैप्टर 7 नंबर का है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 7 नंबर आपको किस प्रकार के क्वेश्चनों में मिलेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपको टिक वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो रहेगा 1 नंबर का। दोस्तों उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, और वो भी रहेगा 1 नंबर का। दोस्तों उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी अति लघुरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो भी रहेगा 1 नंबर का। दोस्तों उसके बाद आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। दोस्तों ये एक जो क्वेश्चन है वो रोमन संख्या के अंदर बटा रहेगा, रोमन संख्या 1 और रोमन संख्या 2। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन जो रोमन संख्या में बटा हुआ है वो 1 नंबर का या 3 नंबर का इस रूप में डिवाइड रहेगा या फिर 2+2 के रूप में डिवाइड रहेगा। यानी जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा, वो 1+3 के रूप में भी हो सकता है या फिर 2+2 के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्ट टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला, इसलिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। दोस्तों ये टिक वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, सोडियम कार्बोनेट। बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। दोस्तों चींटी के डंक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल और यहाँ पे इसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों मेथेनोइक अम्ल आपका आप यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता। दोस्तों यहाँ पे देखना है कि अम्लों के अंदर कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो इनका स्वाद खट्टा होता है, ये बिल्कुल सही है। ये साबुन की तरह होते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये क्षारक का गुण है दोस्तों यहाँ पर। और तीसरा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों ये 3 जो ऑप्शन हैं वो अम्लों के हैं और जो यहाँ पे पूछा गया कि अम्लों का गुण नहीं है, तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होने वाला है, ये साबुन की तरह होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। तो CaSO4 1/2 H2O आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो उसके बाद जो यौगिक बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है जो अंडे का जो कवच है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। दोस्तों इसके बाद ये जो क्रिया करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है HCl से। तो दोस्तों जैसे ही HCl से क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करने के बाद बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2, साथ में बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में बनेगा जल H2O। तो दोस्तों ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो गैस बनेगी वो चूने के पानी में इसको प्रवाहित जब करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, दूधिया। तो दोस्तों विलियन होगा HCl। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है, HCl। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। दोस्तों तो यहाँ में क्षारक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपको विलियन लेना है 10 ml। और दोस्तों इसको उदासीन करने के लिए जो अम्ल है HCl उसका आपको विलियन लेना है 8 ml का। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि यदि हम NaOH के उसी विलियन का कितना लें दोस्तों यहाँ पर 20 ml ले, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा आपको आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्षारक है वो दुगना हो गया है,
इसलिए यहाँ पर HCl को भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दुगना करना पड़ेगा। इसी कारण से क्या क्या हो पाएगा, यहाँ पर अम्ल और क्षारक आपस में एक दूसरे को उदासीन करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 16 ml। तो ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। दोस्तों अगर पेट के अंदर अपाचन हो जाता है तो उसके लिए जो औषधि ली जाती है उसको बोलते हैं एंटासिड। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे टिक वाले क्वेश्चन। आपको एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में टिक वाले क्वेश्चनों में इन्हीं के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एवं खालिस्तान जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थान के अंदर आएगा टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल है उसका यहाँ पर इसके रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों यहाँ पे आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है इस ऑप्शन के अंदर, तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों CaSO4। उसके बाद यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल के जो अणु होंगे वो होंगे 2H2O। तो ये आपका बिल्कुल आंसर होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे किया जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को खालिस्तान का जल कहते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर आएगा क्रिस्टलन। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टलन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्रिस्टलन कर देना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोडा अम्ल अग्निशामक में खालिस्तान का उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सोडा अम्ल जो अग्निशामक है उसके अंदर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा बेकिंग सोडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रसोई घर के अंदर जो खस्ता पकौड़े बनाए जाते हैं उसके लिए हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, यानी खाने का सोडा का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के जल की pH का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह खालिस्तान कहलाती है। दोस्तों वह कहलाती है अम्लीय वर्षा। तो इसका आंसर होगा अम्लीय वर्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र यानी वीनस का वायुमंडल खालिस्तान के मोटे सफेद एवं पीले बादलों से बना हुआ है। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चनों की। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुरात्मक क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक अक्षर के अंदर या फिर एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अम्ल के जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन होते हैं, या फिर यहाँ पर H3O यानी हाइड्रोनियम आयन होते हैं। इसके कारण जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत धारा का चालन करता है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको बताना है। तो दोस्तों CaCOl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH यहाँ पर 10 होता है, और इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। दोस्तों अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल यहाँ पर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, POP नमी के संपर्क में आकर जल के अणुओं से क्रिया करके शीघ्रता से कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH कितना होता है। तो दोस्तों नींबू के रस का जो pH है वो 2.2 होता है, और इसकी प्रकृति होती है प्रबल अम्लीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में किया जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों की। आपको इस चैप्टर में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसी के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो इस चैप्टर के सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्नात्मक क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से बड़े क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आएगा
ए ऑप्शन पे विरंजक चूर्ण का कोई एक उपयोग लिखिए। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 1 नंबर का होगा। उसके बाद हमारा बै क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखो। तो दोस्तों यहाँ पे बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों इस बात करते हैं इसका एक उपयोग पूछा गया है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ये 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। उसके बाद सी ऑप्शन पे है अम्ल तथा क्षार में कोई 2 अंतर लिखो। दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जबकि बात करें क्षार की, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा वाला जो पहला क्वेश्चन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए और अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से जब क्रिया करवाते हैं तो गैस निकलती है हाइड्रोजन। दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं समीकरण की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, और दोस्तों इसकी क्रिया करवाएंगे जिंक से, जिससे बनेगा सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, और इससे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये हो गया ए क्वेश्चन अथवा के अंदर। अब बात करते हैं बै क्वेश्चन की, और बै क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला है, रोमन संख्या में पहला क्वेश्चन है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण का। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे धोने के सोडा का उपयोग यहाँ पर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे खिलौने और सजावट का सामान बनाने में POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों क्रम संख्या दे रखी है, पदार्थ का नाम दे रखा है, उसका pH मान दे रखा है। दोस्तों फर्स्ट पे है नींबू का रस, उसका pH का मान है 2.2। सेकंड पे है सिरका, उसके pH का मान है 3.76। थर्ड नंबर पे है जठर रस, जिसका pH का मान है 1.2। और फोर्थ नंबर पे है टमाटर का रस, जिसका pH का मान है 4.4। दोस्तों अब ये कह रहा है उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे घटता क्रम आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आएगा जठर रस, जिसका pH मान होता है 1.2। उसके बाद आएगा नींबू का रस, जिसका pH मान होता है 2.2। उसके बाद आएगा सिरका, जिसके pH का मान होता है 3.76। और सबसे लास्ट में आएगा टमाटर का रस, जिसका pH मान होता है 4.4। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको सेट करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, जब एक सोडियम यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण बनता है, जल बनता है और एक गैस Y प्राप्त होती है। यौगिक X का पाव रोटी यानी ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है, और गैस Y चूने के पानी को दूधिया यानी सवेत अवक्षेप करती है। तो यहाँ पे दोस्तों X और Y दोनों की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। तो दोस्तों X जो यौगिक है वो ब्रेडों को मुलायम और स्पंजी बनाने में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब दोस्तों बात करते हैं जो गैस निकलेगी वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी को दूधिया यहाँ पर कर देती है। तो दोस्तों X की जगह आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और जो Y है, Y गैस की जगह आएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके 2 कुप्रभावों को लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रयुक्त स्केल का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल को pH स्केल कहते हैं। तो दोस्तों pH स्केल आपको यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं जो अम्लीय जो वर्षा है वो किसे कहते हैं। जब वर्षा के जल की pH का मान कितना दोस्तों 5.6 से अगर कम हो जाए, pH का मान अगर 5.6 से कम हो जाए तब वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों बात करते हैं अम्लीय वर्षा के 2 कुप्रभावों की। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान भी क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है। पहला कुप्रभाव ये हो गया। और सेकंड कुप्रभाव है
अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर चर्म रोग हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो दोस्तों शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच का मान होता है 7। दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वो है सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। दोस्तों ए को साधारण नमक कहते हैं और ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम आपको यहाँ पे बताना है तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया की यहाँ पर समीकरण आपको देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम किसकी क्रिया करवा रहा है, सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। दोस्तों यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है HCl से, और HCl से अभिक्रिया करवाने पे बनता है साधारण नमक, और साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। दोस्तों इसके साथ यहाँ पे बनता है जल और गैस निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि ए है वो क्या होगा, दोस्तों ए होगा NaCl जिसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये होगा इसकी रासायनिक समीकरण। अगर इसको संतुलित करवाता है तो HCl से पहले यहाँ पे 2 लगा दो, और जो NaCl होता है उससे पहले भी यहाँ पर 2 लगा दो, तो ये समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। दोस्तों अब इसके बाद ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है कि ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो दोस्तों ए के जलीय विलयन यानी NaCl सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो जलीय विलयन है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। तो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे बनती है क्लोरीन गैस Cl2 और बनती है हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन जो क्लोर होता है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये क्षार होता है। तो इस प्रकार से क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। इसलिए यौगिक ए का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की, और अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों पहला है बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया। तो दोस्तों बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2। दोस्तों इसके साथ क्रिया करवानी है क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, जिससे बनेगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसको बोलेंगे ब्लीचिंग चूर्ण, और साथ में बनेगा दोस्तों जल जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो दोस्तों ये समीकरण यहाँ पे पूछी गई है, ये होगा इसकी समीकरण। विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। दोस्तों इसके साथ क्रिया करवाई जा रही है, वो करवाई जा रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बनती है दोस्तों H2O जल, और इसके साथ बनती है गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण पूछी गई है, यहाँ पे इसको संतुलित नहीं करवाएगा। अगर संतुलित करवाता है तो HCl से पहले 2 लगा दो, ये संतुलित हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। दोस्तों जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2O। दोस्तों जैसे इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पे जो क्रिस्टलन जल है वो यहाँ पे निकल जाता है। दोस्तों इससे बनता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4, और जो क्रिस्टलन जल का जो अणु है वो है 1/2 H2O। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि चूने में पानी डाला जाता है। तो दोस्तों चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे इसके अंदर क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो ये बनता है बुझा हुआ चूना, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में अलग हो जाती है, और इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो वेनिला एसेंस और लौंग तेल और प्याज ये गंधीय सूचक के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर
यौगिक एक का संयुक्त अवक्षेप बनता है। तो दोस्तों चूने के पानी के अंदर CO2 गैस जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो ये जो एक संयुक्त अवक्षेप बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। साथ में दोस्तों बनता है जल। तो दोस्तों इसके बाद ये पूछ रहा है यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो जल में एक विलयशील पदार्थ B बनता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर यहाँ पर CO2 की मात्रा और बढ़ा दी जाए तो जिसके बाद जो जल के अंदर विलयशील जो पदार्थ वो बनता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 2। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया A और B के रासायनिक सूत्र और निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे A पे आएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और B पे आएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaSCO3 2। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की, और अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है उस समय आप क्या प्रेक्षण करते हैं जब आप एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदे उस परखनीली में मिलाते हैं जिसमें पहले से भरा हुआ है। तो दोस्तों पहले पे है फिनोल्फथेलिन। तो दोस्तों फिनोल्फथेलिन क्या है, एक सूचक है, ये पहले से भरा हुआ है। अगर इसके अंदर एसिटिक अम्ल की बूंदें मिलाई जाती हैं तो इसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिनोल्फथेलिन जो है वो अम्लों के साथ रंगहीन रहता है, अपना कलर चेंज नहीं करता। अगर बात करें क्षारीय पदार्थों के साथ फिनोल्फथेलिन अपना रंग चेंज करता है और अपना रंग यह गुलाबी बनाता है, गुलाबी करके अपने आप को यहाँ पर दर्शाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर आसुत जल भरा हुआ है और उसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तो आसुत जल में एसिटिक अम्ल घुल जाता है। अगर दोस्तों बात करें सार्वत्रिक सूचक के ऊपर अगर एसिटिक अम्ल यहाँ पर डाला जाता है तो सार्वत्रिक सूचक नारंगी रूप में बदल जाता है। उसके बाद बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो चूर्ण है, अगर उसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो चूर्ण है वो रंगहीन हो जाता है, और एसिटिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो बनता है CH3COONA सोडियम एथोक्साइड, साथ में बनता है जल और निकलती है गैस CO2। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पकोड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी लवण का pH का मान 9 है। इस लवण को पहचानिए तथा इसके निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके 2 उपयोगों की सूची बनाइए। तो दोस्तों पकोड़ों को स्वादिष्ट तथा खस्ता बनाने के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा NaHCO3। दोस्तों इसका जो pH मान होता है वो 9 होता है। अब बात करें यहाँ पे कह रहा है कि लवण को पहचान तो हमने लिया ही है, इसके निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण दे ली है। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड चाहिए, साथ में चाहिए अमोनिया NH3 और इसकी क्रिया करवाएंगे जल से, और साथ में इसकी क्रिया करवाएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। जब ये रिएक्शन होती है तब बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। दोस्तों यहाँ पे इसके साथ बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दोस्तों यहाँ पे इसका 2 उपयोग पूछ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन बेकिंग सोडा का जो पहला उपयोग है धावन सोडा के निर्माण में, और सेकंड है अग्निशामक यंत्रों में। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा वाला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में pH के कोई 4 महत्व लिखिए। तो दोस्तों दैनिक जीवन में जो pH का जो महत्व है उसको लिखने से पहले यहाँ पे pH के बारे में जान लेते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। दोस्तों इस pH में जो P होता है उसका अर्थ होता है पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको लिखना है कि हमारे शरीर का जो pH है वो 7 से 7.8 pH प्रास के बीच क्या करता है, कार्य करता है। वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के pH के मान को भी क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का जो जीवन है वो कठिन हो जाता है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है उपज में महत्व। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH प्रास की आवश्यकता होती है, अतः विभिन्न स्थानों की मिट्टी की pH ज्ञात करके उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। जब मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उसमें चूना मिलाया जाता है।
तथा जब मिट्टी ज़्यादा क्षारीय होती है तो उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाकर उचित पीएच पर लाया जाता है। दोस्तों थर्ड नंबर पे है पाचन तंत्र में महत्व। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत महत्व होता है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसके लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है और यह एंटासिड अम्ल की अधिकतम मात्रा को क्या कर देता है दोस्तों, उदासीन कर देता है। इसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में भी नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इसका संक्षारण हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की जो अधिक मात्रा है उसको उदासीन किया जा सकता है और दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दैनिक जीवन में जो पीएच के कुछ 4 महत्व थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल युक्त यौगिकों के 2 उदाहरण दीजिए और ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है? तो दोस्तों बात करते हैं क्रिस्टलन जल की। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिस्टलन जल युक्त यौगिकों के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। दोस्तों यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल के जो अणु हैं वो 5 अणु यहाँ पर जुड़े होते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉपर सल्फेट की ही। दोस्तों इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो नीला होता है। इसको गर्म करने से इसमें से जल के जो अणु हैं वो निकल जाते हैं और यह रंगहीन यानी सफ़ेद हो जाता है। इसमें जल डालने पर यह पुनः नीले रंग का हो जाता है। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं और सेकंड एग्जाम्पल है Na2CO3। दोस्तों यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल के जो अणु हैं वो जुड़े होते हैं 10, तो 10H2O। दोस्तों बात करते हैं इसको बोलते हैं धोने का सोडा। तो दोस्तों बात करते हैं इसको गर्म करने पर इससे जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारे अथवा वाले क्वेश्चन की। तो अथवा वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमिलित करो। दोस्तों यहाँ पे इसको मिलाना है। संतरा में बात करते हैं इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। उसके बाद बात करते हैं आंवला में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। नेटल का डंक, दोस्तों नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद बात करते हैं इमली और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर इसको मैच कर लेना है। बी पे बात करें धावन सोडा की कोई 2 उपयोग लिखने हैं। तो दोस्तों धावन सोडा का जो पहला उपयोग है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और सेकंड नंबर पे इसका जो उपयोग है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण सहित समझाइए तथा इससे बने उत्पादों के उपयोग भी लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया की। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे मुक्त होती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विभिन्न उपयोग हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग ईंधन में, मॉर्गरीन में, खाद के लिए किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन गैस की। क्लोरीन गैस का जो उपयोग है जल की अवस्था में, PVC के निर्माण में, रोगाणुनाशक के निर्माण में, CFC के निर्माण में और कीटाणुनाशक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, कृत्रिम फाइबर में, साबुन बनाने के लिए, अपमार्जक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके समीकरण की। तो समीकरण आपको लिखनी है NaCl की अभिक्रिया जब करवाते हैं जल से, तो दोस्तों जल से अभिक्रिया करवाने पे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। साथ में दोस्तों यहाँ पे बनती है क्लोरीन गैस, और दोस्तों यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो बनती है कैथोड पर और क्लोरीन गैस बनती है एनोड पर। अगर इसको संतुलित करवाना है तो अगर इसको संतुलित करवाता है तो सोडियम क्लोराइड से पहले 2 लगा दो, जल के जो अणु से पहले 2 लगा दो, और सोडियम जो हाइड्रोक्साइड बनती है उससे पहले भी यहाँ पर 2 लगा दो। इससे आपकी जो समीकरण है वो बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हमारी अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। दोस्तों अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक की अभिक्रिया अगर किसी अम्ल, और दोस्तों अम्ल यहाँ पे है H2SO4, H2SO4 से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए इसको साबुन के विलयन से प्रभावित करते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं, और इसके पास जलती हुई जब मोमबत्ती ले जाते हैं तो यह गैस नीली ज्वाला के साथ फटफट की आवाज़ यानी पॉपिंग जो साउंड है वो निकलता है और ये जलती है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं पीएच स्केल किसे कहते हैं, इससे किसी विलयन की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात होती है, समझाइए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पीएच स्केल किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें जो पी है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पुशांश, और जिसका अर्थ निकालें वो होता है शक्ति। तो बात करें इस पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखते हैं जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसके पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। दोस्तों किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हमारे अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों एक साइड में तो यहाँ पर यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में क्या है इनके फॉर्मूला। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, और क्रिस्टलन जल के यहाँ पर 2 अणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं विरंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला होता है CaCOl2। उसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें XMY निकलती है। दोस्तों जो X गैस है वो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, और जो Y गैस है वो जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ पे X गैस और Y गैस कौन सी होगी उनके आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है उसमें विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोस्तों इसके साथ बनती है, इसके साथ X पे बनती है H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और Y पे बनती है क्लोरीन गैस। तो दोस्तों X के ऊपर आएगा हाइड्रोजन गैस और Y पे आएगा क्लोरीन गैस। गैस है वो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, और जो क्लोरीन गैस है वो जल को रोगाणु मुक्त यानी कीटाणु मुक्त करने के काम में आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण में जितने भी मोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं
वो मैंने बनाए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।